कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं पूरे देश के किसानों की आमदनी दुगनी हो, दुगनी से बजाय चौगुनी हो। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम दिखाएंगे कि किस तरह दुगनी से 10 गुनी की जा सकती है। एक सफल मछली उत्पादक युवा से मिलवाएंगे, वो हैं आपके सुल्तान सिंह। पिछले दिनों कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ नए अनुसंधान हुए, क्या कुछ नई जानकारी है, आइए जानकारी लेते हैं खबरें खेती में। CIRG मखदूम में बकरी पशुपालक प्रशिक्षण संपन्न। लुवास का विस्तार निदेशालय किसानों की सेवा में। और एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर किसान हो रहे हैं खुशहाल। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। गरीब की गाय कही जाने वाली बकरी आज मुनाफे का सौदा बनती जा रही है। हमारे भूमिहीन किसान भाई बहनों के लिए बकरी पालन आय का एक अच्छा स्रोत है। अगर बकरी का वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण लेकर पालन किया जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। पेश है ये रिपोर्ट। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरह मथुरा उत्तर प्रदेश में 67वां वैज्ञानिक बकरी पालन पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 अगस्त 2016 से 8 सितंबर 2016 तक संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के 16 राज्यों से 93 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। समापन के अवसर पर डॉक्टर के सहारिया, विभागाध्यक्ष विस्तार, असम कृषि विश्वविद्यालय गुवाहाटी ने व्यावसायिक बकरी प्रशिक्षणार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित किए। इस अवसर पर बकरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कहा, यहाँ पर जो पूरा जो ये 10 दिन की जो ट्रेनिंग थी, इसके जो हमारे साइंटिस्ट इससे मेनली जुड़े थे। मेरा यहाँ पर एक चीज़ मैंने कहा कि जो साइंस तो हम आपसे बोलते रहेंगे और साइंटिफिक जो गोट फार्मिंग का है वो हमारा मकसद भी है, क्योंकि वो पुराने दिन हम नहीं अपनाएंगे, पुराने दिन सब छोड़ेंगे और साइंटिफिक ढंग से अगर आप गोट फार्मिंग को करते हैं तभी आपका फ़ायदा होगा। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि हमें भी मैसेज आता है कि किस ढंग से आप इस ढंग से आप अपने जो है ना अपने प्रोग्राम को करें कि फार्मर्स का फ़ायदा हो, और एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट करें कि 2020 और 2022 तक फार्मर्स की आय जो है डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। और ये जो है मैं तभी हो पाएगा जब आप लोग आपस में जो भी यहाँ से साइंटिफिक सीख आपने ली है गोट फार्मिंग के लिए, उसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ जाकर। कई बार क्या होता है कि हम सीख कर आते हैं, फिर यहाँ से प्लान करते हैं, फिर सोचते हैं यार इसमें बात नहीं जमेगी, इसमें हमें पैसा नहीं मिल रहा है या कुछ, ये दिक्कतें आपके साथ आएंगी। बस जब भी जाएंगे तो आप गोट फार्मिंग अगर मेजर उस पे अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो दिक्कतें आएंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप गोट फार्मिंग शुरू कीजिए, केवल 50 बकरों या बकरियों से शुरू कीजिए, बकरियों से। हमारे किसान अच्छा दुग्ध उत्पादन लेने के लिए सारे साल पशुओं का रखरखाव, खान-पान एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। वहीं राज्यों के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी सारे साल पशुपालकों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा ही विश्वविद्यालय है लुवास। पेश है एक रिपोर्ट। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार का विस्तार निदेशालय पूरे हरियाणा में साल भर किसानों को पशु स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र बनाकर सेवा में लगा हुआ है। कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर सुधीर रंजन गर्ग ने बताया, किसानों के लिए विस्तार शिक्षा निदेशालय लगातार कार्य करता है, जिसमें कि हमारे पशु विज्ञान केंद्र हैं। हिसार में हमारा हेडक्वार्टर है और विभिन्न जिलों में हमारे पशु विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें कि गुड़गांव, रेवाड़ी, अम्बाला, कैथल, जींद, भिवानी, सरसा, रोहतक, ये शहर ऐसे हैं जहाँ पे कि हमारे पशु विज्ञान केंद्र हैं और जहाँ पर हमारे वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं और लगातार किसानों की सहायता करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय का जो विस्तार शिक्षा में मुख्य गतिविधि है किसानों को प्रशिक्षण देना।
क्योंकि हमारी ये सोच है कि जो किसान अपने घर में गाय पालन करते हैं या भैंस पालन करते हैं या पशु पालन करते हैं, वो उसको व्यावसायिक रूप से नहीं कर रहे हैं, वो अपने घरेलू रूप से कर रहे हैं। उनको व्यावहारिक ज्ञान तो है पर उनको वैज्ञानिक ज्ञान की कमी है। तो हमारा विश्वविद्यालय निरंतर यह प्रयास करता है कि उनको वैज्ञानिक सोच दी जाए, ताकि वो अपने व्यावहारिक ज्ञान में उसको मिलाकर और निरंतर तरक्की करें और अधिक लाभ कमा सकें। हमारे देश के युवा किसान परंपरागत एकीकृत के साथ साथ खेती को वैज्ञानिक ढंग से करके अपने उत्पादन को बढ़ाकर देश के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पेश है इस प्रगतिशील किसान पर ये रिपोर्ट। ये है गांव पाडल, गोवर्धन जिला मथुरा के युवा प्रगतिशील किसान कृष्ण मुरारी कौशिक, जो वैज्ञानिक ढंग से धान की उन्नत किस्में लगाकर अच्छा उत्पादन लेने की ओर अग्रसर हैं। इसके साथ साथ ये युवा प्रगतिशील किसान गाय एवं भैंसों द्वारा दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अपनी कृषि भूमि के लिए खाद भी तैयार कर रहे हैं। इस प्रगतिशील किसान ने हमारे संवाददाता आदित्य नारायण को बताया। हमने धान की फसल में तुम्हारे 5 एकड़ में 1121 बासमती वैरायटी है और 6 एकड़ में तुम्हारे सुगंधी है, 8-10 एकड़ में हमारे यहाँ तुम्हारे ये सरबती बो रखी है। इससे हमें काफ़ी कुछ मतलब वो मिलता है, अच्छे रेट भी मिल रहे हैं। पैदावार हमारे यहाँ तुम्हारे 40 मन यानी 1 हेक्टेयर में 40 कुंटल तक हो जाता है, अच्छी पैदावार ले रहे हैं। इसके बाद धान के बाद हमारे यहाँ मूंग और तुम्हारे ये होता है वन वगैरह बोते हैं हम लोग। उसके बाद गेहूं की पैदावार होती है, 3 फसल लेते हैं हम लोग। खेती के अलावा हम पशुपालन भी करते हैं। हमारे परिवार में 25-30 लोग हैं, हम 15-20 भैंस रखते हैं, 10-15 गाय भी रखते हैं। तो मुर्रा नस्ल की भैंस भी हैं हमारे पास, जर्सी गाय हैं और इधर ये साहिवाल गाय बोलते हैं वो भी हैं हमारे पास। तो 10-15 लीटर से कोई भी गाय कम दूध नहीं देती है, तो इससे भी अच्छा मतलब हम लोगों को लाभ मिल रहा है। कम से कम 300 किलो के आसपास दूध हो जाता है। उसको बेचते हैं, कुछ अपना घी बनाते हैं, मक्खन बना के घी बेचते हैं। उनके लिए चारा भी हम लोग खेतों से ही यहीं से ले जाके और खिला देते हैं। किसानों को यही बताना चाहेंगे खेती के प्रति ज़्यादा रुझान दें और खेती करें, खेती पर विशेष गौर करें। अगर कोई समस्या है तो हम लोगों के माध्यम से या चैनल के माध्यम से हमको बताएं, आपका निस्तारण होगा। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित होती है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भागों जैसे आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के सभी भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों जैसे कर्नाटक के सभी भागों में बारिश के आसार हैं। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, तो आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खेत की जोत भी लगातार घटती जा रही है। ऐसे में हमें
खेती के साथ साथ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो थोड़ी ज़मीन में हम अधिक आमदनी ले सकें, और वो है मछली पालन। मछली पालन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या तकनीक है, आइए आपको ले चलते हैं हरियाणा के जिला करनाल के गांव नीली खोड़ी। और हमारे साथ हैं बहुत ही युवा और जुझारू सुल्तान सिंह जी। सुल्तान सिंह जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आपने जो 30 साल का जो अनुभव है करीबन आपका मछली पालन को लेकर, तो मछली पालन की शुरुआत आपने कब से की और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा सर मेरे को 1983 में मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैंने सबसे पहले अपने गांव का तालाब पट्टे पे लिया। 500 रुपये उसकी लीज थी, तो 14 महीने में मैंने उसमें से 1,62,000 रुपये की मछली निकाली। तो वहीं से मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया था और मेरे को आज 34 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। फिर मेरे ये जो ज़मीन पड़ी हुई है, ये मेरी ज़मीन बिल्कुल कल्लर भूमि थी, इस पर हम कोई फसल नहीं बीजते थे और इसके अंदर घास फूस बीड़े खड़े रहते थे। तो मैंने अपने डैडी को कहा मेरे को 5 एकड़ ज़मीन ये जो खाली पड़ी हुई है ये मुझे दे दो, मैं इसमें मछली पालने करना चाह रहा हूँ। तो डैडी उस टाइम मना कर गए, लेकिन तेरे बच्चे क्या खावेंगे भाई, तू इसमें खड्डे खोद देगा। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा उनको फोर्स करा और वो फिर इसके अंदर राज़ी हुए। तो मैंने ट्रैक्टर लेके 5 एकड़ में अपना फार्म बनाया, ब्रीडिंग फार्म। सबसे पहले मैंने कॉमन कार्प की ब्रीडिंग स्टार्ट करी थी और उसके बाद फिर मैंने 86 में ये जो था हमारा चाइनीज हैचरी, तो ये लगाई। चाइनीज हैचरी लगाने के बाद मैंने 7 किस्म की मछलियों का बीज पैदा करना शुरू करा। तो जिससे कि मैंने आसपास के तालाब थे उनमें सब में अपना ही बीज पैदा करके मैंने मछली पालने का काम शुरू किया। जो तालाब उस समय खाली पड़े रहते थे, जो तालाब इनकम नहीं देते थे, आज अगर उस टाइम से लेकर आज के टाइम में देखें तो वो सबसे ज़्यादा गांव की इनकम मछली पालने के तालाब से मिल रही है और उस पैसे से गांव का विकास हो रहा है। 1 एकड़ की जो ज़मीन का ठेका है गांव के तालाब का 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक रुपए तक है। और अब मैं ये समझता हूँ हर गांव के अंदर 1 या 2 तालाब है जो भैंसों को पानी पिलाने के काम आते थे, कपड़े धोने के काम आते थे, उसका कुछ यूज नहीं होता था। तो उन तालाबों के अंदर मैंने इतना ज़बरदस्त मछली पालन करवा दिया है, जो गाँव के 1-2 नवयुवक जो बेरोजगार थे उससे वो अच्छी इनकम कमा रहे हैं, अच्छा उससे अपना स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो ये मेरी एक शुरुआत थी। उसके बाद जब मैंने 5 एकड़ के बाद फिर मेरे पास मेरे हिस्से की जो 18 से 20 एकड़ के लैंड मेरे हिस्से की आती थी, वो मैंने सारी अपनी मछली पालन में लगा दी। उसके बाद फिर यहाँ पर काफ़ी लोग आए, विदेश से भी आए, इंडिया से भी आए, हमारे जितने भी स्टेट है, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, सब स्टेट से यहाँ ऑफिसर भी आते हैं, फार्मर भी आते हैं। उनको मैं सबको ट्रेनिंग के रूप में अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उनको बताता रहता हूँ। तो इस तरीके से फिर मेरा 97 में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। 97 में यूएसए गया था, वहाँ पर मैंने एक छोटा सा सिस्टम देखा था। जब भी मेरे माइंड में एक आइडिया आ गया था, भाई ये सिस्टम जो है ये इंडोर सिस्टम है, इसको इंडिया के अंदर जरूर लगाऊंगा, चाहे मेरा कितनी वक्त लग जाए। तो वो वक्त अब आया मेरा। उस वक्त के अंदर मैंने यूरोप के अंदर 7-8 कंट्री विजिट करी, उनके अंदर भी मैंने देखा वो लोग कम पानी में कम जगह में बहुत ज़्यादा ईल्ड ले रहे थे। तो मैंने फिर ये आके इस जगह पे अपना खुद अपनी टेक्नोलॉजी से ये प्लांट लगाया है। सुल्तान सिंह जी, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि हमारे देश के किसानों की आमदनी जो हो दुगनी हो। हाँ जी। तो आप चूँकि मछली पालन पर एक विशेष कार्यक्रम चला हुआ और बिल्कुल लगन से करे हुए हैं, और जो हम आज देख रहे हैं, जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्कुल बंद कमरे में मछली या पालन हो रहा है, तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता सबसे पहले ये बताऊंगा मैं, जितनी भी हमारे जो नदी नाले समुद्र हैं उसके अंदर फैक्ट्रियों का केमिकल जाने की वजह से, या तो उस जगह पे मछली पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से, या तो वो मछली मर गई हैं या वो जगह छोड़ चुकी हैं, उस जगह पे वो सर्वाइव नहीं कर रही हैं। तो वो मछली हमारे यहाँ से लुप्त हो रही हैं। उन्हीं मछलियों को बचाने के लिए ये सिस्टम मैंने लगाया है। जो वो मछली थी हमारी खाने में बहुत टेस्टफुल थी, मेडिसिन के रूप में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो मछली हमारे जो बीमार लोग हैं उनको मिल नहीं रही है। तो हम उन मछलियों को बचाने के लिए सिस्टम में लेके आएंगे और उसकी मेरा जो एम है, उसकी हम 3 या 2 साल बाद जब भी वो ब्रूडर तैयार होंगे तो उसके हम ब्रूडर तैयार करके उसकी ब्रीडिंग करा के आम आदमी को वो मछलियाँ तालाब के अंदर पलवाने का मेरा विचार है। तो इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सिस्टम मैंने लगाया है, इस सिस्टम के अंदर जो सर्दियों में मछली बाहर नहीं हम उगा सकते, जो महंगी मछली हैं हमारी 500 से लेके 800 रुपये किलो जो कच्ची मच्छी मार्केट के अंदर मिलती है, वो हम आम तालाब के अंदर पाल नहीं सकते, क्योंकि उसकी फीड भी अलग है, उसका नेचर भी अलग है, उसका क्लाइमेट भी अलग है। तो अगर हम सर्दियों के टाइम में, क्योंकि मछली कोल्ड ब्लडेड है, सर्दियों के अंदर इसका ब्लड जम जाता है,
और जब ज़्यादा ठंड होती है तो मछली ब्लड जमने की वजह से खुराक नहीं ले पाती, कमज़ोर होने की वजह से वो मर जाती है। तो इसलिए मैंने इंडोर सिस्टम लगाया है। इस इंडोर सिस्टम के अंदर हमने दो तरह की और बचत की है, लैंड की भी बचत की है हमने, इसके अंदर पानी की भी किया है। पानी कैसे बचत होगा, इसी के अंदर जो हम ये पानी रिसाइकिल कर रहे हैं, इसी पानी को हम 10 साल तक यूज़ करते रहेंगे। और लैंड के अंदर क्या कर रहा है, लैंड हम जो 50 एकड़ के अंदर से जितनी ईल्ड ले रहे थे वो ईल्ड मैं आधा एकड़ के अंदर से निकाल रहा हूँ। तो ये सिस्टम लगाने से हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हमारे देश को बहुत फायदा होगा। जो प्रधानमंत्री योजना के अंदर अभी ये कह रहे हैं भाई फसल दुगनी कैसे की जाए, मैं दुगनी नहीं कर सकता, मैं 30 से भी 40 गुना ज़्यादा कर सकता हूँ अगर मेरी टेक्नोलॉजी से फार्मर काम करें। सुल्तान सिंह जी, इस समय चल रहा है मछलियों में जो ब्रीडिंग का अंडे वाली बात चल रही है, यानी कि बच्चे तैयार होते हैं, तो आपने कौन कौन सी किस्में तैयार की हैं? हाँ, इसके अंदर हम 8 किस्म का मछली का बीज पैदा करते हैं जी। अब जो मेरा एम है, इन मछलियों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। हमारा सी बास, लेटिस्कल कैरीफेक्स जो है, ये बहुत एक अच्छी मछली है, इसके अंदर सिंगल बोन है, तो ज़्यादातर मछली यही लोग पसंद करते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में खाने वाले। और इसके साथ साथ एक देसी मंगूर है, इसके साथ एक हमारी चीतल मछली है। तो पहले हम जो यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहे थे वो 9 किस्म की कर रहे थे, अब मैंने 3 स्पीसीज नई और इसमें ऐड करी हैं। 2 साल के बाद ये मेरा पेरेंट तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं इसकी ब्रीडिंग यहाँ पे करानी शुरू कर दूँगा। सबसे पहले हमारी जो मछली होती है हम तालाब से पकड़ के लेते हैं मेल और फीमेल को, उसके बाद हम 5 घंटे तक कंडीशनिंग करते हैं ताकि जो उसके अंदर पेट के अंदर खाना पीना है वो रिलीज़ कर जाए। उसके बाद फिर हम उसको हार्मोन देते हैं, इंजेक्शन मेल और फीमेल को दोनों को लगाते हैं। फिर वो मछली रात को अंडा देती है, उस अंडे को उठा के हम हैचरी में लेके आते हैं। हैचरी के बाद फिर 24 से 30 घंटे के बीच में वो अंडा हैच हो जाता है, फिर उसमें से स्पॉन निकलता है। स्पॉन के बाद फिर वो 90 घंटे हम हैचरी में रखेंगे। हैचरी के बाद फिर उसको नर्सरी में शिफ्ट कर देंगे। नर्सरी में शिफ्ट करने के 15 दिन के बाद उस बच्चे को बोलते हैं फ्राई, 1 इंच का जो साइज होता है। अगर हम उसको 30 से 40-45 दिन का बच्चा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फिंगरलिंग। अगर उसको भी हम वो सोचते हैं ज़्यादा बड़ा करेंगे तो 6 से 7 इंच का जो बच्चा रहता है उसको बोलते हैं ईयरलिंग। मैं फार्मर को ज़्यादा सबसे जो कल्टीवेशन के अंदर बच्चा आता है, मैं ईयरलिंग स्टॉक करने के लिए फार्मर को राय दूंगा, क्योंकि उसकी जो मोर्टलिटी रेट है 0% है। जितना छोटा बच्चा तालाब में फार्मर डालेगा उतना ज़्यादा नुकसान फार्मर को होगा। जितना बड़ा बच्चा फार्मर तालाब के अंदर डालेगा उसको सर्वाइवल रेट ज़्यादा मिलेगा। उससे क्या होता है, सर्वाइवल रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। जितने नंबर हमने, एक पैरामीटर होता है तालाब का भी, उस पैरामीटर के अंदर इतने नंबर होते हैं, अगर उस नंबर के हिसाब से डाले जाए तो उसमें से 6 से 7 टन मछली 9 महीने के अंदर पक्का निकलती है। अच्छा है जो बड़ी सुरक्षित और मतलब तरीका से उसको बीज को तालाब तक पहुंचाना, तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और किस तरह हमारे जो किसान हैं वो आप तक ले जाते हैं? सर, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, जो जितना ज़्यादा बड़ा बच्चा होगा, अगर उसको हम, अब फार्मर क्या करते हैं, हैचरी वाले क्या करते हैं, एक डिब्बे के अंदर उस बच्चे को ज़्यादा स्टॉक कर दे के और उसको पैक कर देते हैं। जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए वो उसकी मात्रा में मिलती नहीं है, तो इसलिए वो रास्ते में मर जाता है। मैं ये ज़्यादा सुझाव मेरा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जो ट्रक होता है, ट्रक के अंदर खाली त्रिपाल लगा के उसमें पानी डाल के अगर उसमें बिना ऑक्सीजन के पानी भर के लेके जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो वो उसमें बच्चा तालाब तक सुरक्षित पहुंचता है, उसमें मरने के चांसेस कम रहते हैं। जैसा कि आप एक अच्छी आधुनिक और बिल्कुल तकनीकी अपना रहे हैं मछली पालन को लेकर, तो कुछ किसान भी आपके पास आते हैं जो कुछ सीख के तालाब अपने शुरू करें, मछली पालन करें? 1983 में पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई भी मछली का पालन का काम नहीं करता था। तो सबसे पहला आदमी पूरे नॉर्थ इंडिया का मैं हूँ जब मैंने इस मछली पालन को शुरू किया था। आज मेरे गांव के अंदर 40 से 50 लड़के मछली का दूसरे गांव में जाके कारोबार कर रहे हैं और उनकी बहुत अच्छे इनकम हो रही है। और जो भी हमारे राजस्थान से, बिहार से, गुजरात से जो फार्मर हर रोज़ यहाँ पर 3, 4, 5 लोग मेरे पास पूछने के लिए आते हैं, मैं सबको एक बढ़िया तरीके से एक ट्रेनिंग के रूप में उनको बताता हूँ और वो जाके काम करते हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। वैसे तो मछली सीधे बाज़ार में बेचते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण भी जरूरी है, तो आप भी कुछ अपना रहे हैं इस ओर? सर, मैंने मेरा एक एम था लोगों को मछली खिलाने का। मछली हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे कम खाई जाती है। वो क्यों कम खाई जाती है, उसका एक रीज़न है, मछली के अंदर सबसे ज़्यादा कांटा रहता है
और सबसे ज़्यादा कांटा रहने की डर की वजह से लोग मछली नहीं खाते। उनका डर ये रहता है कभी हमारे गले में कांटा फंस जाए और हम मर जाए। ऐसा कभी कोई अखबार में, कोई न्यूज़ में किसी ने कभी कोई न्यूज़ नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये बनी बनाई बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है मछली के अंदर। जिसने जो मछली बीमार लोग हैं और जो मछली खाते हैं उनको कभी बीमारी में कभी बुखार तक नहीं आता। अगर एक आदमी 100 ग्राम मछली डेली खाए, जो खाने वाले लोग हैं, मीट चिकन खाने वाले लोग हैं, 100 ग्राम मछली अगर मेरे कहने से 100 ग्राम डेली खाएं तो उनको कभी बुखार भी नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ ये। इसके अलावा इसका जो हमने पिछले 10-12 साल से मैं सोच रहा था इसको कांटा रहित किस तरीके से किया जाए, तो फिर मैंने छोटी छोटी 2-4 मशीनें लगाई। उन मशीनों के द्वारा इसका मैंने कांटा निकाला, स्किन निकाली, और इसका जो अच्छे वाला मीट था उसके मैंने वैल्यू एडिशन करके इसके 10 तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे फ़िश फिंगर है, फ़िश नगेट है, फ़िश कटलेट है, फ़िश टिक्के हैं, फ़िश बर्गर है और फ़िश बोल है। तो इस तरीके से मैंने इसको वैल्यू एडिशन के करके और इसको पैक किया हुआ है। तो इसके साथ साथ जब से फिर मैंने ये सोचा है भाई मार्केट में इसको कैसे लिया जाए, तो मार्केटिंग की मुझे बहुत प्रॉब्लम थी कि नॉर्थ इंडिया में तो इसको लाइक नहीं करते थे। तो फिर मैंने एक करनाल में अपना एक छोटा सा कियोस्क बनाया। उस कियोस्क के अंदर मैंने इसकी थोड़ी सी ऐड करनी शुरू करी। वहाँ पर मैंने रेट लगाया। मैंने उसमें कोई प्रॉफिट नहीं लिया भाई, ताकि लोग खाएं और इसको आगे जारी रखे खाना। तो जैसे ही लोगों के वो स्वाद मुँह लग रहा है, जिस आदमी ने एक दफ़ा पहले कांटा रहित मछली खा ली है वो हर रोज़ शाम को मछली खाता है। इसके अलावा जो आपने करनाल में किया शुरू, और भी पूरे भारत में या कहीं बाहर भेजने की कुछ तैयारी कर रहे हो? सर मैं ट्राई में तो बहुत हूँ। जैसे बड़े बड़े मॉल्स हैं इनमें ट्राई कर रहा हूँ ताकि मेरा इनमें किसी तरीके से प्रोडक्ट लग जाए। वैसे मेरा दिल्ली में धौला कुआं जो डिफेंस है उसमें मेरा प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो 1-2 जगह और मेरा प्रोडक्ट लगे हुए हैं, वहाँ लोगों ने बहुत इसकी सराहना की है। प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा मैंने प्रोडक्ट बनाया है। फिर मैं हमारे जो नौजवान हैं जो खेती से दूर भाग रहे हैं, मछली पालन करें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि इस ओर बढ़ें और एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं? मैं सभी नौजवान लड़कों को एक सलाह देना चाहूँगा। इसमें सलाह ज़्यादातर मेरी इस तरीके की रहेगी। अब जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो खेती से दूर भाग रहे हैं। अब मेरा लड़का है, मैंने 8वीं क्लास से उस लड़के को अपने इस काम में अपने साथ रखा है। उसने बीटेक इंजीनियरिंग की हुई है और इंजीनियर बनने के बाद मैंने उसको ये कहा भाई तू टेक्निकल तरीके से इस काम को आगे बढ़ाओ। अगर जितने भी नौजवान लड़के पढ़े लिखे हैं अगर वो टेक्निकल तरीके से किसी भी तरह की खेती करें, लाइफ स्टॉक के अंदर जाए, तो उनको पूरी कामयाबी मिलेगी। नौकरी से ज़्यादा बेनिफिट उनको अपने काम करने में रहेगा। मेरा यही उनसे अनुरोध है। जितनी भी उनके पास लैंड पड़ी हुई है, किसी की भी लैंड पड़ी हो, चाहे अपनी लैंड नहीं है, गाँव के पास बैरल लैंड पड़ी है, उसमें तालाब बनाए और उसमें तालाब बना के मछली का पालन करें तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। यही मेरा उनके अनुरोध है। सुल्तान सिंह जी, आपने जो एक क्रांति की है और एक मार्गदर्शन दे रहे हैं खासकर हमारी युवा पीढ़ी को, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप पीछे ना रहें, आप हिम्मत ना हारें, आपके लिए सारी सुविधाएं, लेकिन ज़रूरी है आप हिम्मत करके थोड़ा ट्रेनिंग लें, प्रशिक्षण लें, तब आप मछली पालन करें चाहे पशु पालन करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, अभी आपने कार्यक्रम देखा और आपके मन में जरूर उत्सुकता जगी होगी कि हम भी मछली पालन करें। ज़रूर आप मछली पालन कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तकनीक की ज़रूरत है। और किस तरह आप कर सकते हैं, आप उदाहरण के तौर पे सुल्तान जी से मिल भी सकते हैं। और कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं, आज चारे की बहुत ज़रूरत है। अच्छा चारा कैसे ले सकते हैं, झांसी चारा अनुसंधान संस्थान पर ये कार्यक्रम कल आपको दिखाएंगे। इसी के साथ चाहते हैं विदा, फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी के साथ। सब भाई बहनों को नमस्कार।